नमस्कार किसान भाइयों। कृषि ज्ञान के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से जयराम सैनी जुड़े हुए हैं, जो कि पिछले 4-5 दशकों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। ये आमतौर पे सीजनल सब्जियों की खेती करते हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। इनको विगत वर्ष उस IRI मेला मैदान में स्टेट अवार्ड भी कृषि विभाग की तरफ से दिया गया था। वही इनकी जो तीसरी पीढ़ी है जो कि ऐसी ही परंपरागत सब्जियों की खेती करती आ रही है और इससे अच्छा मुनाफा कमा रही है। तो आज की चर्चा में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन सीजनल सब्जियों की खेती करते हैं, उस और उसका मंडीकरण कैसे करते हैं, उसमें लागत कितनी आती है, मुनाफा कितना होता है, वो प्रबंधन कैसे करते हैं उसका। इन सभी चीजों की जानकारी आज की चर्चा में हम प्राप्त करेंगे उनसे। तो इस चर्चा को देखते रहिए, सुनते रहिए। जयराम सनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा सर कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम जयराम सैनी। मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से संबंध रखता हूँ और बहुत वर्षों से खेती कर रहा हूँ। और पेशे से मैं एक किसान हूँ। ठीक। अ, सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो सीजनल सब्जियों का चयन कैसे किया जाए। आपके क्षेत्र में जो सब्जियां उगा सकती हैं वो मतलब किस मौसम में अच्छी उगती हैं। हमारे सर्दियों में भी फसलें होती है और गर्मियों में भी। सर्दियों में हम जो है, जैसे गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, धनिया है, पालक है और दूसरी सब्जियां हैं। और गर्मियों में खीरा, बैंगन, घिया, करेला और टमाटर। इसमें मैं टमाटर को सबसे अहम सब्जी मानता हूँ और मैं इसी का उत्पादन सबसे ज्यादा करता हूँ। अच्छा। तो अगर हम सब्जियों की खेती की बात करें तो इनके लिए मिट्टी मतलब कौन सी मिट्टी जो होती है उपयुक्त होती है, क्योंकि आपके यहाँ देखें तो बहुत सारी जो जमीनें हैं पथरीली हैं। तो मतलब इनकी खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है और जलवायु कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ आमतौर पर टेम्परेचर भी अप डाउन होता रहता है। हाँ जी। इसमें इस सब्जी को उगाने के लिए दो मट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इसमें बहुत गीली मिट्टी और ढेरे वाली मिट्टी नहीं चलती। इसमें दो मट मिट्टी की जो जमीन है, इसमें सबसे ज्यादा हमें उत्पादन के लिए फसल अच्छी मिलती है। जी। अच्छा, वैसे तो आप पूरे साल सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन किस मौसम में किस सब्जी की खेती करना सबसे लाभकारी होता है। गर्मियों के मौसम में टमाटर की फसल को तैयार करना, इसमें जो हमें सबसे ज्यादा पूंजी प्राप्त होती है। जैसे ये जो फसल है, ये फरवरी में इसकी जो पनीरी हम दे देते हैं और उसके बाद फिर इसको 20-25 दिन के बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। और ये 65 से 70 दिनों में तैयार होने वाली फसल है। जी। अच्छा, अभी आप जो है जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं वो टोटल कितने रकबे में कर रहे हैं। इसमें अपनी जमीन जो है कोई 15 बीघे के करीब है। बाकी 50 बीघे के करीब जो है हमने दूसरी किसानों से लीज पर ली है। अच्छा। अच्छा, जैसे एकड़ जो है एक मतलब राष्ट्रीय मानक है कि एकड़, तो आपके यहाँ 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं। 1 एकड़ में कोई 5 बीघे के करीब, जी। समझिए 12 12 या 13 एकड़, जिस पर जी। मैं जो खेती कर रहा हूँ। अच्छा, खेती कोई भी हो, बीज का या पौधों का जो चयन जो होता है वो बहुत मायने रखता है। यदि वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ, बीज अच्छा नहीं हुआ, तो प्रोडक्शन काफी प्रभावित होता है। कई कई बार पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो आप इतने सालों से खेती करते आ रहे हैं, तो आप अपने बीजों का चयन या फिर पौध जो लगाते हैं उसका चयन आप कैसे करते हैं। हम जो है इसमें उन्नतशील बीजों का चयन करते हैं। जैसे हाइब्रिड कंपनी है, अच्छी कंपनी। पिछली बार भी मैंने संगनेश्वर बायर कंपनी का बीज जो अपने खेत में लगाया था और उसमें मुझे काफी सफलता मिली और उसी बीज को मैं लगा रहा हूँ। जी।
और एक टमाटर का एक अब किस्म है कुछ इंडो अमेरिकन करके वो तो क्या इसका कभी बीज आपने ट्राई किया है हिमाचल में? इंडो अमेरिकन का बीज हमने जो बहुत पहले ट्राई किया था। ये जो है, इसके पौधे कुछ छोटे आकार के होते हैं, यानी अच्छा। सेमी समझो इनको आप। ये दो दूसरे होते हैं जो कि लंबाई वाले, जो कि 5 फुट 6 फुट ऊपर चले जाते हैं, कुछ बीच वाले होते हैं, कुछ सबसे निचले वाले होते हैं। तो ये हमारे हिमाचल में इस बीज को नहीं चलता है बीज हमारे यहाँ इसमें। हमें जो है 5 फुट से ऊपर की पौधा चाहिए, उसमें प्रोडक्शन आती है। अच्छा, तो आपने मतलब एक बार ट्राई किया उसके बाद से फिर दोबारा दोबारा आपने ट्राई नहीं किया? नहीं जी, तो दोबारा नहीं की। तो अभी जो अमूमन जैसे आपने बताया, जैसे अभी ठंड का मौसम चालू है, इसमें आपने गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली सब्जियों का नाम लिया आप जिनकी खेती कर रहे हैं। तो ये जो किन किन कंपनियों का आप सीड लेते हैं? किसी क्या सर, मुझे पता नहीं चला, एक बार फिर से बोलिए इस प्रश्न जैसे को। कि आपने बताया कि आप जैसे गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली की खेती करते हैं अभी इस हाँ जी। मौसम में, ठंड के हाँ, मौसम में, और कर चुके होंगे खेती आप, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो इसमें कौन कौन सी कंपनियों का आप सीड लेते हैं? इसमें हम सेमिनस वायर कंपनी का है, और स्काटा कंपनी है, और दूसरे रिजवाइन कंपनी है, और दूसरी बहुत सी का कंपनी है जिसका हम बीज लेते हैं। अच्छा। अच्छा, आप इतने सालों से खेती करते आ रहे हैं, अगर हम तो सबसे ज्यादा जो आपका जो जैसे टमाटर की बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है आप कौन से कंपनी के बीज से लिए हैं? हमने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो हमने सेमिनस वायर कंपनी का अंसल, उसके हमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिली है। अच्छा, तो प्रति बीघा कितना तक प्रोडक्शन लिया है आपने? प्रति बीघा 200 क्रेट, 200 क्रेट, और ये क्रेट का वजन 25 किलो। जी। तो ये- इनकी जो जैसे एक बीघे में मतलब आप सीड की बात करें तो लगभग सीड की लागत कितनी आ जाती है? सीड की लागत जो उसमें एक 10 ग्राम का जो एक पैकेट होता है, हम्म। उसमें वो 4,000 सीड होते हैं, 3500 के करीब। तो हम्म। इसमें समझो कि 1.5 पैकेट लग जाता है एक बीघे में। अच्छा, अ, आपके यहाँ जैसे कि पानी की भी मतलब चीजें जो है, पहाड़ जैसे चूंकि पहाड़ी एरिया है तो थोड़ी दिक्कतें होती ही होंगी, तो आप इनकी सिंचाई आप कैसे करते हैं? सिंचाई के लिए हमारे यहाँ 3 4 साधन है। जो हमारे जो खेत, कुछ ऐसे खेत हैं जो कि नदियों के किनारे हैं, और उसमें बरसात का जो पानी आता है उसमें उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। पहाड़ हैं बहुत दूर, 100 किलोमीटर, वहां से बरसात में जो मिट्टी बह कर आती है वो उसको उपजाऊ बनाती है। और खड्डों के नजदीक जो है हम उसमें अपने हीरो होंडा जो श्री राम कंपनी का है, खड्डों के नजदीक हम उससे सिंचाई करते हैं। और कुछ सरकार के भी बोरवेल निकले हुए हैं, सरकारी, वहां से भी करते हैं। कुछ हमने अपने कुएं निकाले हैं जहां जहां वो निकल सकते हैं। विभाग से हमें जो है बोरवेल निकालने के लिए सहायता मिली है, कुछ हम वहां से सिंचाई करते हैं। अच्छा आपने ड्रिप इरिगेशन के लिए कभी मतलब ट्राई किया है, ड्रिप इरिगेशन सिंचाई करने का? क्योंकि ड्रिप इसमें इरिगेशन जी। हमने कभी इतना अभी नहीं किया। और छोटे मोटे अपने जो किचन गार्डन है उसमें हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं। लेकिन ये खेत बड़े बड़े खेत हैं, 4 5 बीघा 10 बीघा, उसमें इसका थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा। अच्छा, वैसे सब्जियों की खेती के लिए लोग कहते हैं फ्लडिंग की नहीं मतलब ड्रिप इरिगेशन मतलब अगर जड़ों के आसपास, क्योंकि जड़ें उसकी नहीं ज्यादा गहराई तक जाती हैं ना ज्यादा फैलती हैं, तो मतलब सिंचाई करना इससे आसान होता है। वो तो अलग बात। अच्छा, जैसे आप खेती करते हैं तो किन किन फसलों में कौन कौन से रोग लगने की ज्यादा संभावना होती है, और उसका आप समाधान कैसे करते हैं? ये जो हमारी टमाटर की फसल है, इसमें सबसे ज्यादा बीमारी लगती है। इसमें जो है ये टेम्परेचर जब 28 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो इसमें बीमारी का अंदेशा बहुत बढ़ जाता है। अगर उससे 20 से नीचे आ जाता है तो भी इसमें बीमारी लगती है।
तो इसमें अर्ली और लेट ब्लाइट लगती है। तो हम इसको इसको रोकने के लिए, ब्लाइट को रोकने के लिए जो हम जो है इसमें दवाइयाँ स्प्रे करते हैं। जैसे विभाग से भी हमें दवाइयाँ मिलती है, उसमें कॉपर ऑक्सोक्लोराइड है, और दूसरे डायथेनम 45 है, और दूसरे बबस्टिन है, इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, बॉस्टिन तो आपका सीड ट्रीटमेंट के लिए आता है, बीज शोधन के लिए आता है। अच्छा, अब इसमें खाद और उर्वरक का प्रबंधन करना भी बेहद जरूरी होता है, फसल कोई भी हो। तो आप जो है अपने फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करते हैं? यानी कि आप रासायनिक तरीके से भी खेती कर रहे हैं, जैविक तरीके से कर रहे हैं, या दोनों के बीच का जो रास्ता होता है, गैप जिसे बोलते हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उस रास्ते पे चल के आप खेती कर रहे हैं? हम दोनों किस्म की खेती कर रहे हैं। कुछ एक रासायनिक खेती है, हम्म। बाकी एक दूसरी खेती, उसमें उसको हम कम कर रहे हैं, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। उसमें थोड़ा जो है वो जीवामृत वगैरह जो बनाते हैं उसको बहुत जरूरत पड़ती है। 50-60 बीघे में इसको तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम कुछ बर्मिंग बर्मिंग जो कंपोस्ट खाद है और घर की गोबर की पशुओं की खाद है उसको यूज करते हैं। बाकी दूसरी जो 12-32-16 है उसको यूज करते हैं। और अच्छा। बाद में नैनो नैनो यूरिया का छिड़काव जो है वो विभाग ने हमसे कराया है, वहां से किसान विज्ञान केंद्र से ड्रोन द्वारा। अच्छा, हाँ, मतलब नैनो यूरिया को बहुत सारे किसान अभी अडॉप्ट नहीं किए हैं। और आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, तो मैं आपसे जानूंगा कि आपको जो आमतौर पे जो छिड़काव विधि से जो यूरिया का इस्तेमाल हम करते हैं, जो दानेदार आता है वो, और ये जो आपका लिक्विड में आ रहा है, इन दोनों में आपने क्या अंतर पाया है? इसमें थोड़ा समय की बचत होती है। इसको जो दूसरी जो खाद होती है उसको बिखेरना पड़ता है, उसमें समय लगता है। इसको इसको हम जो है अपने इसमें स्प्रे पंप से करते हैं। ज्यादा एरिया हो तो इसमें जो है सरकार सहयोग कर देती है, जैसे हमारे किसान विज्ञान केंद्र है। ज्यादा एरिया होगा तो हम उनको बोलेंगे कि हमारे इसमें स्प्रे करो। तो इसमें अच्छा है, उससे हमें जो है अच्छा फायदा मिला। पौधे जो अच्छे ग्रोथ की, और अच्छे उसमें जो है काले रंग के पौधे हुए, और फल भी उसमें अच्छा हुआ। अच्छा, तो उपज पे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ना? इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा जी। मतलब एक तरह से प्राइस भी कम हो गया, लागत भी कम हो गया, समय की भी बचत हो गई, और इसमें हाँ। उत्पादकता जो है बरकरार है। हाँ जी। अच्छा, फसल कोई भी हो, किसान जब आमतौर पे उपजा ही लेते हैं, उनको पता है कि कैसे खेती करके उपजाना है। जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो मंडीकरण की आती है आमतौर हाँ पे। जी। तो आप जो है अपनी सब्जियों का मंडीकरण कैसे करते हैं? और शुरुआती दौर में जब आपने खेती की शुरुआत की थी, तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था? और अभी भी कई बार होता है कि टमाटर, जैसे आपने बताया, कई बार 10 रुपए भी किलो बिकता है और 250 रुपए किलो भी बिकता है। तो हाँ। आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इनसे आप कैसे उभरे, बाहर निकले? सबसे पहले पुराने समय में तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 3 पीढ़ियां खेती करती रही। तो सबसे पहले जो उसमें कोई साधन नहीं थे, तो उसमें सिर पर टोकरी उठा के ले जाते थे बेचने के लिए। एक समय तो ऐसा था। उसके बाद फिर साइकिल चली, उसके बाद घोड़े। इस तरह से जो बहुत चुनौतियों का सामना करना, और उसमें जो है सड़कें भी नहीं होती थी। तो जब ये समय बदला, फिर उन बीजों का स्थान जो है हाइब्रिड बीजों ने लिया, और नई नई कंपनियां भी आई, और नए नए जो सब्जी मंडियां भी खुली। तो उसमें जो हमने जो है इस काम को और बढ़ा दिया। तो उसको बढ़ाने से जो हमें बहुत फायदा मिला। अच्छा, तो अभी आप जो है अपने सब्जियों का मंडीकरण कौन से मंडी में करते हैं? तो हम जो है अपनी सब्जी जो है हम डायरेक्ट बेचते हैं, आमने सामने बेचते हैं। इसमें कोई बिचौलिए का कोई स्थान नहीं है। हम अपनी सब्जी जो है आजादपुर मंडी में ले जाते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल मंडी है। अगर बीच में कोई ऐसी कमी पड़ जाए तो हम जो किसानों के ग्रुप हैं आसपास में, हमारे किसान हैं जो कि सभी इस कार्य को करते हैं, तो हम मिलजुल के जो है परिवहन क्षमता के लिए उस टमाटर को लेते हैं, ताकि परिवहन क्षमता में कुछ हमें इनकम बने, जैसे बचत हो। तो आप हिमाचल की मंडी से
कई बार तो अक्सर प्रतिदिन आना पड़ जाता होगा दिल्ली आजादपुर मंडी में आपको। यहाँ से हम कभी कभी हम ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें हम डायरेक्ट उसमें बात हो जाती है, और हम एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं अपनी सब्जियों की। और ऑनलाइन ऑनलाइन सिस्टम से भी जो हमारी सब्जियां बिकती है, टमाटर आमने सामने ही बिकता है, आमने सामने। उसमें जो कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। तो आपने खुद का कोई ब्रांड भी बनाया है? क्या ब्रांड भी है आपका? जी नहीं। अभी आपने खुद का कोई ब्रांड नहीं बनाया है। अच्छा, आप जैसे आप सब्जियों की थोक बिक्री कर रहे हैं आप, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि किसान खुदरा बिक्री या थोक मंडी में बिक्री किसे प्राथमिकता दे? थोक मंडी कोई। खुदरा बिक्री और थोक में आपने क्या अंतर पाया है? थोक में हमने बहुत अंतर पाया है। जब एक जगह इकट्ठा सामान होकर बिकता है तो उसमें हमें जो है ज्यादा पैसा हमें ज्यादा बनता है। जी। अच्छा, अभी जब जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो आपके यहाँ बहुत सारी, मतलब जो पहाड़ी जब इधर उधर दरकती हैं तो कई बार रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो मतलब कई सारी चुनौतियों का सामना आप लोगों को विशेष रूप से करना पड़ता है। और जिसका नतीजा ये होता है कि जो शहरों में बैठे हैं उनको भी महंगाई का काफी सामना करना पड़ता है। तो अ, इन परिस्थितियों में आप सब्जियों का भंडारण भी करते हैं? ये तो एक कच्चा माल है, इसका भंडार करना मुश्किल होता है। अगर 3 4 दिन पड़ा रहे तो ये खराब हो जाता है। पहले तो हम इसको टमाटर को निकालते हैं, फिर इसकी सफाई करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा एक प्रश्न है। इसकी अच्छे से हम ग्रेडिंग करते हैं, अच्छे से पैकिंग करते हैं, फिर इसको गाड़ी में डाल के आगे ले जाते हैं। जब ये खड्डों खुड्डों की और मौसम खराब होने की समस्या आ जाती है, तो हम जो है, हमारे पास लेबर होती है 20 25 आदमी लेबर के। कुछ लेबर हमारी यहाँ की अपने इधर उधर की होती है, दूर दराज की। कुछ बाहर से आदिवासी होते हैं लेबर के, जो कि इसको ढोने का काम करते हैं और ट्रैक्टर में ले जा करके फिर इसको बड़ी गाड़ी में लोड करके हम जो है आजादपुर में पहुंचाते हैं। अच्छा, आप तो काफी बड़े लेवल पे खेती कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अब मैं अपने उत्पादों का खुद प्रोसेसिंग करूंगा? क्योंकि अभी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं, वो जो है किसान नहीं, अब कृषि उद्यमी बन गए हैं। हाँ वो जी। कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि अगर अगर किसी गेहूं को अगर मैं 30 रुपए किलो बेच रहा हूँ, गेहूं सिर्फ, मतलब एक मान लीजिए वैसे तो 23 से 24 रुपए है एमएसपी, और उसके बाद से अगर वही हम उसको दलिया बना के बेचते हैं तो 60 से 70 रुपए किलो बेचते हैं। तो और टमाटर का ही ले लीजिए आप, ऐसे टमाटर 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए किलो बेचते हैं, वही केचप बन जाता है तो 150 रुपए 200 रुपए किलो तक बिकता है, ऊपर ही बिकता है। तो क्या आपने कभी विचार आया है मन में कि मतलब मैं भी अपना उत्पादों का प्रोसेसिंग करूंगा और उससे और अच्छा मुनाफा कमाऊंगा? इसमें ये जो प्रोसेसिंग का काम है, ये बहुत ही कठिन है। अभी तक हमारे हिमाचल में भी कोई ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट अभी तक नहीं लग पाया है। अगर हम इसकी कोशिश करेंगे, सरकार को बताएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ये तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी हो जाए तो सोचा है मैंने, इसको करने की कोशिश करेंगे। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें जो कृषि उद्यमी बनना चाहते हैं, जो मतलब अपना कुछ प्रोसेसिंग यूनिट करना शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कई सारी स्कीम है, जिसमें एक स्कीम तो है AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। इसमें क्या होता है कि आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाता है। आमतौर पे आप लोन लेने जाएंगे गवर्नमेंट से तो आपको 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन इसमें सिर्फ 4% 40% इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिर्फ 4% ब्याज पे ही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही लोन ले सकते हैं, AIF स्कीम की तरफ। और ये जो स्कीम है हर एक स्टेट में लागू है। और इसका पर्पज यही है कि मतलब कि किसानों को है, जैसे कि आपने बताया कि वेदर खराब हो जाए, चीजें जब खराब हो जाती हैं तो 3 4 दिनों का प्रोडक्ट है खराब हो जाता है। तो उसका काम ये है कि मतलब भंडारण हो सके अन्न का, जो भी चीजें हैं, ताकि वो बर्बाद ना हो। उसी के लिए सरकार ने ये स्कीम शुरुआत किया था। इस स्कीम की शुरुआत कोविड में हुई थी। उस समय काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था फार्मरों को। तो इसका किस सुझाव देने के लिए हाँ, धन्यवाद। कोशिश करेंगे हम वहां तक पहुंचने की। वैसे भी कई इस प्रकार की स्कीमें जो चली हुई है, बहुत सी स्कीमें चली हुई है सेंटर से। जी कोशिश करेंगे। जी।
अच्छा, अगर हम लागत और मुनाफे की बात करें, तो जैसे मान लीजिए अगर आप टमाटर की खेती ले लें, तो अगर एक बीघे में आपके यहाँ कोई टमाटर की खेती करता है तो उसमें लागत लगभग कितनी हो जाती है, और इनकम कितना हो जाता है? ये तो रेट के ऊपर ही डिपेंड होता है। कभी जो रेट है बहुत ही कम होता है, आमदनी और खर्चा कई बार बराबर होता है। इसमें बहुत खर्चा आता है। पहले तो खेत की तैयारी में आ जाता है, फिर उसमें खाद का आता है, बर्मी कंपोस्ट का आता है, फिर उसके बाद जो है बांस और जो झांबे लगाए जाते हैं उसका खर्चा आता है। उसके बाद दवाई, फिर उसके बाद और दूसरे फंगिसाइड की दवाइयाँ, और बाकी दूसरे कई किस्म के इसमें खर्चे हैं। मार्केट तक पहुंचाने में बहुत खर्चा आता है, तो इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी पिछली बार 200-300 से लेकर के 2,000 रुपए तक का क्रेट बिका। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि कभी इस प्रकार का रेट मिलेगा। अच्छा, आप जैसे मान लीजिए बड़े स्तर पे खेती कर रहे हैं तो आप सीधा जाकर मंडी आ जाते हैं, लेकिन जो किसान थोड़े छोटे स्तर पे खेती कर रहे हैं तो वो अपने उपभोक्ताओं तक, यानी जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर हैं, उन तक कैसे आसानी से पहुंच सकते हैं और अपने अपने उत्पादों को बेच सकते हैं? पहले तो हमारे हिमाचल में 12 जिले हैं। इसमें हर जिले में एक एक सब्जी मंडी है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये फसल नहीं उगाई जाती है, जैसे हमारे कांगड़ा है, और कई ऐसे मीरपुर है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की कमी है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वहाँ मुश्किल है। तो कुछ माल की खपत जो हम जो है कुछ अपने जिलों में कर देते हैं। कोई बिलासपुर जिला है, कई और दूसरे जिले हैं। बाकी बाकी जो है कुछ इधर के व्यापारी जो बाहर से, जो दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से यहाँ आते हैं, और वो आपस में एक रेट तय करते हैं कि किस रेट पर हमने माल लेना है। और जो छोटे जो किसान हैं वो उन लोगों को अपना माल देते हैं। आमने सामने जो रेट तय करते हैं उसके अनुसार वो बिक्री करते हैं। जी। अच्छा, आपसे एक सवाल और था कि जैसे अमूमन सबके पास इतने इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है कि अपनी लागत लगा के कहीं भी अपने उत्पादों को लेकर जाएं, और अगर जैसे आपने रेट ही बताया कि जैसे 300 से लेकर 2,000 रुपये तक भी बेचा है आपने, अगर ऐसे वाजिब रेट ना मिले तो फिर किसान को अपने ही जेब से भरना पड़ जाता है। तो फसल के उत्पादन के बाद जो मतलब परिवहन का जो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आप देखेंगे कि बीच में सरकार ने वो, किसान रेल भी चलाया है किसानों के लिए। तो क्या इस तरह के आप किसी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का आपने फायदा उठाया है, या फिर आप अपना ही परिवहन से मतलब लेके आते हैं? सरकार की इस प्रकार की कोई योजना नहीं है अभी। इसमें हमारे सब्जी मंडी खोलने की बात कही जा रही थी कि हमारा ये इलाका जो है मंडी जिले में, जहाँ सबसे ज्यादा टमाटर होता है, कि एक ऐसी सब्जी मंडी खोली जाए जहाँ पर सारे किसान इकट्ठे हो, और इकट्ठे होकर एक ही जगह में इस माल को एक ही रेट पर आगे बेचा जाए। जी। अभी तक आपने जैसे देखेंगे हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो क्या आपने कभी किसी योजना का लाभ उठाया है? हाँ जी, हमने सबसे पहले तो हमने लाभ उठाया है जो श्री राम कंपनी का जो हीरो होंडा है, जिससे हम कई सालों से सिंचाई कर रहे हैं। उसके पश्चात रोटावेटर है, उसके पश्चात पावर टिलर है, उसके पश्चात हीरो होंडा जो इसमें स्प्रे का है। इस प्रकार के यंत्र जो है हमने इस पर सब्सिडी ली है अपने डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से। जी। अ, अ, जनाब शरीर सर, आप पिछले कई दशकों से खेती कर रहे हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी आपने कमाया है। कई सारी चुनौतियों का भी आपने सामना किया है, और हमारे सवालों का बहुत बेबाकी से आपने जवाब भी दिया। और आपसे वो आखिरी क्वेश्चन मेरा यही है कि आप अपने अनुभव के आधार पर जो कृषि ज्ञान के जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सब्जियों की खेती को लेकर? उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जब 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना बनी और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो उसमें हमारी जनसंख्या जो 36 करोड़ के लगभग थी। लेकिन आज जो है 142 करोड़ के लगभग हो चुकी है।
और इसमें जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, और खेतों का कार्य जोतों का भी कम हो रहा है। इसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों को, नवयुवकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो है इधर उधर का जो है घूमना फिरना, आवारापन, इसको छोड़ के जो है कृषि की और बागवानी की तरफ आए। क्योंकि कृषि और बागवानी, ये जो एग्रीकल्चर है, ग्रोइंग वेरी फास्ट। इसी समय में हमारी जो है वो अर्थव्यवस्था जो है बहुत पहले बहुत पीछे थी। तो इस बार जो है, जब से ये जो हमारा 2014 से लेकर 2024 तक का समय है, ये तो गोल्डन पीरियड है। इसमें प्रधानमंत्री ने इस प्रकार के जो फैसले लिए, आमदनी को दुगना करने की बात कही है, ये बहुत एक सराहनीय कदम है। तो मैं चाहता हूँ कि नवयुवक इस ओर आए और अपना जो है इस ओर ध्यान दें, ताकि उनका जीवन स्तर जो है ऊंचा हो सके। सर, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। और इसी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक जानकारी मैं देना चाहूंगा, उस जानकारी से आप भली भांति अवगत भी हैं कि कृषि जागरण पिछले 28 सालों से कृषि क्षेत्र में अनिवार्य रूप से कार्यरत है। और इस दौरान कृषि जागरण ने किसान हित में कई सारे बड़े पहल भी किए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी पहल है मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, जिसका आयोजन पूसा IRI मेला मैदान में विगत वर्ष हुआ था। विगत वर्ष के भांति ही उसकी अपार अपार सफलता के बाद इस वर्ष भी इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 1 से 3 दिसंबर तक होगा, 1, 2 और 3 दिसंबर को। इसमें देश भर के सभी जिलों से किसान आएंगे, जिनको जिले स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया जाएगा। तो जो भी किसान हमारी चर्चा को सुन रहे हैं, यदि वो दिल्ली आना चाहते हैं तो 1 से 3 दिसंबर तक आ सकते हैं और इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। और इस आयोजन में देश भर के किसान आएंगे, कई सारे स्टार कॉमर्स स्पीकर होंगे जो अपनी सफलता की कहानियां बताएंगे कि उन्होंने अपनी खेती कैसे की, उनसे उनको अच्छी सफलता कैसे मिली है, वो अच्छा इनकम का कैसे हुआ है। ऐसे ही विश्व स्तर से भी बहुत सारे किसान आ रहे हैं, जैसे आपके UAE से हैं, दुबई से हैं, सऊदीया से, ऐसे करके कई सारी कंट्रियों से भी किसान आ रहे हैं, जो अपनी सफलता की कहानियां अन्य किसानों के साथ हमारे प्लेटफॉर्म से साझा करेंगे। तो आप इस कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। अ, सनी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही कृषि से जुड़ेंगे। कृषि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर, एक बात और बाद में, ये जो जी। प्रोग्राम है, जो पुसा इंस्टीट्यूट में जहाँ पिछली बार हुआ था, उसी जगह पे हो रहा है। जी सर। ठीक है, तो पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी, आप सादरा मानते थे सर। धन्यवाद सर। ओके सर, नमस्ते सर।